मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त अपना एमपी का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए ईडी के जॉइंट डायरेक्टर। चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा गया है। कोर्ट ने ईडी को 6 अगस्त तक का वक्त दिया है। ईडी कब तक इस मामले की जांच पूरी कर लेगी, कोर्ट ने यह पूछा है। 15 जुलाई को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, पूरी जानकारी दे, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, ये मामला अगर बात करें तो दोनों जांच एजेंसी, चाहे बात करें सीबीआई और ईडी, दोनों जांच एजेंसियों में पिछले काफी समय से इस मामले की पड़ताल चल रही है। लेकिन जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक चार्जशीट जो है बकायदा वो भी दायर किया गया था, और इस मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। तो आज इसी मामले में सुनवाई के दौरान में ईडी की तरफ से जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जो इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, वो आज खुद पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में, हालांकि इस मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल करने के लिए बार बार समय की मांग पर कोर्ट में पेश होने के ज्वाइंट डायरेक्टर को कहा गया कि आप तमाम दस्तावेज क्यों नहीं अभी तक पेश कर रहे हैं, इस मामले पे जल्द से जल्द पेश करें। तो इस मामले में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि कोर्ट के द्वारा तय समय पर जो वक्त मुकर्रर किया गया है, उस वक्त में ये चार्जशीट दायर कर दिया जाएगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला जो है बेहद सेंसिटिव है, क्योंकि इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है और वो मामला कई ऐसे बड़े लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी विस्तार से हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं और तय समय पर इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। हालांकि इस मामले में ईडी के ओर से जो पेश वकील है, उन्होंने कहा इस मामले में अभी भी जांच चल रही है, इसलिए चार्जशीट दाखिल करने में समय दिया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट काफी गंभीरता से इस मामले पर सुनवाई कर रही थी और ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का और समय मांगा है। तो एक कह सकते हैं कि 6 हफ्ते का जो समय मांगा गया है, तो इस मामले पर 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। ठीक है, तो अब देखना लाजमी होगा कि। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बारिश जारी, मुसीबत भारी। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। श्योपुर, शिवपुरी, दमोह में बाढ़ आई हुई है। झमाझम बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव देहात में, वहां तो हालात और खराब हैं। कई छात्र बाढ़ में फंस गए हैं और ऐसे छात्रों का, गांव वालों का रेस्क्यू किया गया है। शहर का भी जो निचला इलाका है, निचली बस्तियां जो शहर में हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। श्योपुर, शिवपुरी, दमोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो आम लोग हैं, उनके जीवन पर ये बारिश कहर बनकर बरस रही है, वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इलाके के इलाके डूबे हुए हैं, सड़कें डूबी हुई हैं। ऐसे में जो आने जाने में है, काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई जगह पर बाढ़ में तो लोग फंस भी जा रहे हैं, छात्र फंस जा रहे हैं, तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अरे कहा सर, अरे आराम से। बात शिवपुरी की करते हैं, जहां भारी बारिश हो रही है। पोहरी में बीते 24 घंटे से यहां लगातार बारिश देखने को मिल रही है और लगातार जो पानी बरस रहा है, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। 24 गांव ऐसे हैं जिनका पोहरी से संपर्क टूट गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई इंतजाम यहां पर नहीं किए गए हैं। कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा जिससे लोगों को वक्त रहते रेस्क्यू किया जा सके, अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर उफान पानी में देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षित हालात नहीं है आसपास के लोगों के लिए। और ये पोहरी की तस्वीरें, 24 गांवों का जो संपर्क है वो टूट गया है। पोहरी में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और श्योपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं बड़ौदा इलाके में बाढ़ के पानी में 12 छात्राएं फंस गए। 35 ग्रामीण भी यहां फंसे हुए थे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। छात्रों का रेस्क्यू श्योपुर में किया गया है, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तो वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे लोगों को ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और अमराल नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ौद चारों तरफ से पानी में घिर गया है। कई लोग अपने घरों की छत पर
फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये श्योपुर के ही अलग अलग क्षेत्रों की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक जगह छात्रों का रेस्क्यू किया गया, एक जगह ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया गया मंदिर में फंसे लोगों का, और दूसरी तरफ छत पर भी अब लोग अपने घरों की छत पर भी फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बात अब करते हैं दमोह की, जहां ट्रैक्टर और चालक का रेस्क्यू किया गया। नदी से ड्राइवर और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। ये चालक जो है ट्रैक्टर ड्राइवर, वो ट्रैक्टर को धोने के लिए नदी के पानी में उतरा था। गहराई का उसे अंदाजा नहीं हो पाया और ऐसे में वो नदी में ही डूब गया। चालक भी ट्रैक्टर के साथ डूब गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया, ट्रैक्टर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि सुरक्षित है ड्राइवर, और वो ट्रैक्टर को धोने के लिए नदी के पानी में उतर गया था। वहीं दमोह में पानी की तेज धार में बहते बचे टीचर। बारिश के बाद स्कूल के मैदान में पानी भर गया। बाइक से निकालने की कोशिश में टीचर गिर गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने टीचर को बचाया। हटा ब्लॉक के निमरमुंडा गांव का ये मामला है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को लेकर फंसे टीचर को बाहर निकाला गया। पानी आप देख सकते हैं, कितना पानी वहां पर है कि आधे से ज्यादा शख्स आपको पानी में डूबा नजर आ रहा है। तो घुटनों से ऊपर का ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और देखिए इस तरह बाइक को यहाँ पर खींचकर आसपास के जो लोग थे उन्होंने निकाला। उसके बाद टीचर को निकाला जो यहाँ पर फंस गए थे। देखिए ये है स्कूल के हाल, इतनी बारिश में बेहाल हुए सभी शिक्षक। आराम से साहब, आराम से, आराम पकड़ पूरी हो नहीं बन पा। तो शिवपुरी का हाल बताने के लिए अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही श्योपुर से दीपक दंडोतिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पहले शिवपुरी चलते हैं। अशोक अग्रवाल, जरा बताएं किस तरह से तस्वीरें बता रही हैं वहां से आ रही कि किस कदर पानी में उफान वहां पर है, और जो पानी लगातार बरस रहा है आसमान से वो मुसीबत बनकर बरस रहा है। मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले में पिछले 24 घंटे से जो लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। तमाम रिहायशी इलाके जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया है। जो यहाँ के जलप्रपात हैं वो काफी ऊंचाई से बह रहे हैं। ये सभी कारण है जिसके कारण यहाँ का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें पोहरी की, तो पोहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो चर्च इलाका है, वहाँ के 24 गाँव का संपर्क पोहरी से पूरी तरह से कट गया है। पिछले 12 घंटे से उनसे किसी प्रकार से कोई उनको रास्ता नहीं है, और खास बात यह है कि जिला प्रशासन द्वारा भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पर सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। यही बात करें तो शिवपुरी के विभिन्न जलप्रपातों की अगर बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे से जो यहाँ बारिश का सिलसिला चल रहा है वो उससे अब जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। जी श्योपुर चलते हैं अब। श्योपुर का दीपक, वहां पर श्योपुर में क्या हालात बने हुए हैं? वहां पर इंतजाम क्या है लोगों के रेस्क्यू करने के लिए, या ऐसी कोई स्थिति यहां पर बनती है तो? जी बिल्कुल, जहां तक श्योपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थिति बड़ौदा इलाके की खराब है। मानपुर इलाके में भी अब बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। एक गर्भवती महिला को मानपुर इलाके से रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा जो जिला मुख्यालय है, शहर से सटे हुए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के जो संत हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया है। बड़ौदा में 12 बच्चों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है, जबकि ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से 38 से ज्यादा बच्चों को वहां पर रेस्क्यू किया है। जो अन्य ग्रामीण भी फंसे हुए हैं, लगातार वो छतों पर बैठे हुए हैं। पूरा बड़ौदा जलमग्न है। अस्पताल से लेकर के पुलिस थाना और जो एसडीओपी कार्यालय से लेकर के दूसरी बस्तियां, बाजार सभी जलमग्न है। करीब 6 फीट पानी गली मोहल्लों में है। इस वजह से जो लोग हैं घरों के ऊपर चढ़ गए हैं और छतों पर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। और जो हालात है यहाँ, चाहे शिवपुरी की बात करें, श्योपुर की बात करें, हालात चारों ही तरफ विकराल नजर आ रहे हैं। परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं भिंड की। बीए बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल देखने को मिली है। परीक्षार्थियों के नकल करते हुए सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। यहां पर सभी परीक्षार्थी मिलकर सामूहिक नकल करते हुए देखे गए हैं।
एसडीएम ने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचकर जांच की है। एसडीएम विजय यादव ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली भी है और उसी फुटेज में नजर आ रहा है कि सभी छात्र मिलकर यहां पर नकल कर रहे हैं, एक दूसरे का नकल करने में सहयोग भी दे रहे हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए कलेक्टर को खत लिखा गया है। दमोह कस्बे के स्कूल में बने सेंटर पर ये नकल करने का मामला भिंड में सामने आया है। बीए बीएससी की परीक्षा में किस तरह से नकल की गई है वो देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ की शिकायत मिल रही थी और जब निरीक्षण में आकर मैंने देखा तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास भी फुटेज पहुँच गई है। उसमें सर झुंड के झुंड दिख रहे हैं, तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, वो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं, उसमें यहाँ के केंद्र प्रभारी दिखाई दे रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि और भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं। रवि रमन, इस फुटेज को देखकर साफ नजर आ रहा है किस तरह से छात्र नकल कर रहे हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी नकल रोकने की वो क्या कर रहे थे? जी अपर्णा, आपने जो सवाल किया है वो लाजमी है, क्योंकि जिन लोगों के कंधों पर इन युवाओं के भविष्य बनाने की है, लेकिन वो ही आज युवाओं को गर्त में ढकेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन जड़ों पे मठा डालने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इनके लिए आगे जाकर स्लो पॉइजन बनेगी और घातक सिद्ध होगी। क्योंकि यही एक ऐसा दौर होता है जहां पर युवा पढ़ाई करके तैयारी करते हैं और लगातार कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्हें नकल के भरोसे अगर यदि इनकी परीक्षाएं उत्तीर्ण कराई जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर काफी चिंता जाहिर की जा सकती है। और भिंड पहले ही नकल के नाम से बदनाम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में इस दाग को धोने का काम जिला प्रशासन से लेकर पुलिस के अभी भी जिला प्रशासन से प्रयास हैं पूरी तरह से नहीं किए गए हैं और तभी तस्वीरें उस बात का गवाह है कि दाग बना हुआ है। बहुत शुक्रिया रवि रमन त्रिपाठी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात अब कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां बाल बचे हैं बच्चे। सनराइज स्कूल की वैन में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर फरार हो गया। लोगों ने बमुश्किल बच्चों को वैन से बाहर निकाला। वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे। भितरवार के गोहिंदा गांव की घटना है, जहां पर देखिए किस तरह से वैन में आग लग गई और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। जो ड्राइवर था वो तो आग लगते ही भाग निकला। और अब चलते हैं उज्जैन, जहां होटल में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। मोहन वासवानी के होटल पर हथौड़ा चला है। होटल शिव सागर के चौथे फ्लोर पर यह कार्रवाई की गई है। चौथे फ्लोर पर अवैध निर्माण किया गया था, वो तोड़ा गया है। एसडीएम उपायुक्त की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। महाकाल मंदिर के सामने स्थित होटल पर यह कार्रवाई की गई है। आज ये महाकाल क्षेत्र जोन 3 में शिव सागर होटल है। उसको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था कि आपके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया है उसको आप हटा लीजिए, बट इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर सर और निगम आयुक्त सर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। जो इनका अवैध निर्माण था 4th फ्लोर, उसको हटाया जा रहा है। एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम छेड़ दी है। इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर के सामने आप देख सकते हैं इस होटल पे कार्रवाई की जा रही है। शिव सागर एनेक्स होटल है, जिसपे जो इसका चौथे माले का जो लास्ट फ्लोर है इस पे अवैध अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम की टीम के द्वारा इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे मैं बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास में जो विकास कार्य हो रहे हैं 500 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण कर जो है होटलें बन रही हैं। होटलों पर जो है पहले ही अनुमति नहीं मिल रही है, इसके बावजूद भी अवैध रूप से होटलें बनाई जा रही है। अब नगर निगम ने जो है आज से मुहिम शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के इलाकों में जितनी भी अवैध होटलें बनी है उन पे कितनी कार्रवाई होती है। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात करते हैं मुरैना की, जहां बदमाशों के हौसले बढ़े हुए हैं। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों को देख छात्रों में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात रिकॉर्ड हुई है। शिवाजीगंज स्थित कंसाना गली की ये घटना है।
तो बदमाशों के हौसले मुरैना में बढ़े हुए हैं। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की है। किस तरह से यहां मारपीट की है क्लास में घुसकर, वो आप देख सकते हैं। छात्र दहशत में हैं और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जीवाजीगंज स्थित कंसाना गली की यह घटना है। बात करते छतरपुर की, जहां युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई। थाने के सामने ही लात घूसे चले, जूते चप्पल बरसाए गए। आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लवकुश नगर थाना के सामने की घटना है। थाने के सामने ही किस तरह से मारपीट की जा रही है वो बताता है कि लोगों के अंदर, जो ये लोग आपराधिक किस्म के हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है और यहां पर वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जबकि थाने के सामने है। बात मुरैना की, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हुई है। मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की। स्टेशन रोड थाना इलाके के छोटी बजरिया की यह घटना है मुरैना में, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हुई मोबाइल रिपेयर कराने को लेकर। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां लापता लेडी कांस्टेबल की तलाश तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तलाश जारी की गई है। बीएसएफ लेडी कांस्टेबल आकांक्षा और शाहना की तलाश की जा रही है। बीएसएफ हॉस्टल में दोनों ही मोबाइल छोड़कर 29 दिन से लापता है। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीमें भी तलाश में जुट गई हैं। आकांक्षा की मां ने शाहना पर आरोप लगाया है। आकांक्षा को लापता करने का आरोप पश्चिम बंगाल की शाहना पर लगाया गया है। आकांक्षा शाहना के साथ बंगाल घूमने गई थी। शाहना के घर रुकी, उसके जीजा से मिली। टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में दोनों तैनात थी। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की बैठक जारी है। जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी बैठक ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीते और हारे प्रत्याशी शामिल हैं। बैठक में हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। जो प्रत्याशी जीतकर आए वो भी इस बैठक में हैं, जो हार गए वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर इस समय पार्टी का फोकस है। अगली खबर भिंड से है, जहां वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के बाद परिवार वालों में भारी नाराजगी है। हत्या के विरोध में सफाई कर्मियों ने आज शहर भर में सांकेतिक हड़ताल बुलाई हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बता दें कि दूध पीने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में चाचा भतीजे पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था। इस दौरान गंभीर रूप से घायल सौरभ वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिवार वालों ने यहाँ पर चक्का जाम किया। बात देवास की, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। अज्ञात गाड़ी ने युवक की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। 2 घंटे तक एम्बुलेंस और पुलिस नहीं पहुंची। भोपाल इंदौर रोड के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। टक्कर मारने के बाद यहां पर आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक की मौत के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका हंगामा देखने को मिला है। गाड़ी अज्ञात थी जिसने युवक की बाइक में टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। जो भड़की हुई भीड़ थी उसने आसपास गुजर रही गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 2 घंटे तक यहां पर एम्बुलेंस और पुलिस नहीं पहुंची। ये शिकायत थी ग्रामीणों की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर जंगल में अवैध कटाई पर वन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब जंगल में अवैध कटाई पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। खंडवा वन विभाग के सीसीएफ रमेश गढ़वाना ने 120 कर्मचारियों के साथ कॉम्बिंग शुरू की है और जंगल में अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि 2 साल पहले नेपानगर के वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की गई थी। यहां अतिक्रमणकारियों ने जंगल के हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है।
यूपी के हाथरस में हुए हादसे से खंडवा प्रशासन ने सबक लिया है। ओंकारेश्वर में क्राउड मैनेजमेंट की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण किया। सावन में ओंकारेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला किया गया। यहां सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम बनाने का भी फैसला किया गया है। सावन में यहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर के साथ महिला पुलिस वालों की तैनाती की जाएगी। पुराने हो चुके मोर टक्का ब्रिज की सुरक्षा का ऑडिट भी किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।